हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहित शर्मा और आज की जो टॉपिक होगा हमारा वो परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, यानी एटॉमिक मॉडल्स हम स्टार्ट करेंगे। हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो पढ़ ली है। हमने मिल्टन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं परमाणु मॉडल की ओर। तो परमाणु मॉडल होते क्या हैं? जैसे आपका स्कूल है और आप स्कूल का भी एक मॉडल तैयार करते हैं एनुअल फंक्शन के लिए, उसी तरीके से कोई परमाणु मॉडल होता है। यानी कैसे दिखता है, किसी को मॉडल फॉर्म में, यानी किसी का हम कोई चित्र बनाएं या फिर आप कह लें कि आप उसको किसी कार्डबोर्ड पर दर्शाएं अपने स्कूल को, तो वो स्कूल का मॉडल हो गया। ऐसे परमाणु कैसे दिखता है वो मॉडल हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा टॉपिक होगा परमाणु मॉडल आज का। तो हम परमाणु मॉडल को स्टार्ट कर रहे हैं, तो बने रहिए। तो लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। पूर्व के भागों में बताए गए प्रयोगों से प्राप्त परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ कि डाल्टन के अविभाज्य परमाणु में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों वाले अपरमाणु कण होते हैं। जो समझ रहे हैं, अपरमाणविक कणों की खोज के बाद, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अपरमाणिक कण ये हैं। वैज्ञानिकों के सामने निम्नलिखित मुख्य समस्याएं थीं। क्या क्या समस्याएं थीं? परमाणु के स्थायित्व का स्पष्टीकरण। ठीक है, जब ये पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये खोज लिए गए, तो सबसे पहली समस्या आई कि ये स्थायी होते भी हैं या नहीं होते हैं, और उसे जानना जरूरी हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब तत्वों के गुणों यानी भौतिक तथा रासायनिक व्यवहार की तुलना, इनका भौतिक रासायनिक व्यवहार कैसा है। विभिन्न परमाणु के संयोजन से विभिन्न प्रकार के अणुओं के बनने की व्याख्या। अगर दो परमाणु ए और बी मान लिया एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो कोई सी बन जाता है, क्यों बन जाता है, कैसे बन जाता है, ये समस्या आ गई। परमाणुओं द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित विशिष्ट विद्युत चुंबकीय विकिरण की उत्पत्ति तथा प्रकृति को समझना। अब परमाणु, जो कोई ए परमाणु है, वो विकिरण को अवशोषित करता है या फिर उत्सर्जित करता है, तो कौन से विकिरण को, यानी विकिरण के किस भाग को वो अवशोषित करेगा, किसे उत्सर्जित करेगा, इसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, इसकी प्रकृति क्या है, ये सब समस्याएं वैज्ञानिकों के सामने थीं। इन आवेशित कणों के परमाणुओं में वितरण की व्याख्या करने के लिए विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए गए, यद्यपि इनमें से हर मॉडल द्वारा कणों के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकी। यानी कणों के जो स्थायित्व की व्याख्या है, हर मॉडल करने में असमर्थ रहा, यानी स्थायित्व की व्याख्या करने में हर मॉडल क्या रहा, ये हर मॉडल फेल हो गया, यानी हर मॉडल ने स्थायित्व को नहीं दर्शाया बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं। इनमें से एक मॉडल जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया। पहला मॉडल आया जे थॉमसन के द्वारा, दूसरा अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और इनका विवरण आगे दिया गया है। क्या था, आप देखो, परमाणु के ये मूल कण हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। प्रॉपर्टी जाननी जरूरी है। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है आपका, इलेक्ट्रॉन के पास, इसको ई से दर्शाते हैं, और चार्ज 1.6 माइनस का 1.602176। आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल 1.6 तक सीमित रहिए, 1.6 तक। अगर आपको -1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ तक आप याद रख लीजिए इसे। सापेक्ष आवेश, यानी दूसरे के सापेक्ष में, अगर प्रोटॉन के सापेक्ष में हम आवेश देखें तो वो है -1, यानी रिलेटिव चार्ज वो -1 है। बराबर है ना मैग्नीट्यूड में, यानी परमाणु में बराबर है, और लेकिन जब सापेक्षिक चार्ज क्या आएगा वो -1, दोनों आपस में कट जाएंगे ना। और द्रव्यमान 9.1 याद रखिए आप, 9.1 10⁻31। द्रव्यमान पर यूनिट 0.00054, तो ये आ गया। और लगभग द्रव्यमान वो क्या है, 0। लगभग लोगे तो वो क्या आएगा, 0। प्रोटॉन यानी एवरेज, प्रोटॉन P पॉजिटिव होता है +1,
1.6 और ये 1.008, राउंड ऑफ करके 8 बोल सकते हैं, यानी हाइड्रोजन के समान होता है। प्रोटॉन एक हाइड्रोजन के समान एटम है, यानी प्रोटॉन तो हमने पढ़ा ही है कि प्रोटॉन कैसे बना था। प्रोटॉन बना था जब हमने उस ट्यूब में, CRO ट्यूब में क्या भरा था, हमने भरा था क्या, हाइड्रोजन गैस, यानी सबसे हल्का जो कण है वो प्रोटॉन आया। तो सबसे हल्के तत्व से जो निकला वो प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन एटम के समान मानते हैं, ध्यान रखिए, हाइड्रोजन एटम के समान। और न्यूट्रॉन, जो आगे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को स्मॉल n से, और चार्ज कोई जो आवेश है कूलाम में वो तो 0 है, उदासीन है, सापेक्ष भी 0 होगा। और इसका देखो आप यहाँ 3 अंक तक याद करें प्रोटॉन के किसी भी उसको, ये है 1.672 और यहाँ पर स्लाइटली ज़्यादा है, बस 1.674, इतना याद करें इस फिगर को, 1.672 और ये 1.674, और दोनों में इंटू 10⁻27, दोनों में 10⁻⁻27 कॉमन है, ठीक है। और द्रव्यमान पर यूनिट कितना है, 1.008, ठीक है, और यह है 1। तो इसको हम दर्शाने में क्या लेते हैं, 0n1, इस तरीके से लिख देते हैं, यानी 0 क्या है, इसके पास ना तो कोई प्रोटॉन है ना इलेक्ट्रॉन है, और 1 क्या है, इसका द्रव्यमान है, परमाणु भार। तो बात सभी को क्लियर होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं, परमाणु का थॉमसन मॉडल। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोल सकते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल जो 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्लास बिल्कुल बेसिक से चल रही है। अब थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। सन 1898 में जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला जिसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर, यानी 1 मीटर में भी, 1 मीटर के भी नीचे आप कम से कम 10 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। कितने हो गए, 3 3 6 1 7 8 9 10, मतलब इतना छोटा होता है परमाणु, इतना छोटा है, उसकी त्रिज्या इतनी छोटी है। आगे बात समझ में, जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। धनावेश क्या होता है कि समान रूप से वितरित रहता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उसमें स्थायी स्थिर विद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए, उदाहरण प्लम पुडिंग, यानी प्लम पुडिंग, कुछ लोगों ने कहा रेजिन पुडिंग, किसी ने कहा वाटरमेलन मॉडल। तो वाटरमेलन हमारे डेली लाइफ की चीज़ है, इससे समझना इसको आसान है। इस मॉडल में परमाणु के धनावेश को पुडिंग अथवा तरबूज के समान माना गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रम से प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित होते हैं। इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना गया है। यद्यपि यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता था। विद्युत उदासीनता यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो था वो समान था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या था, समान, स्पष्ट करता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किंतु यह भविष्य के प्रयोगों के परिणामों के संगत नहीं पाया गया। थॉमसन को सन 1906 में भौतिकी में गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक जांच के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बनता भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज इन्होंने की और 1906 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया, उसका कारण था कि इन्होंने गैसों की विद्युत चालकता पढ़ी थी, गैसों की विद्युत चालकता पर प्रयोग किए थे, सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच की थी, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। ठीक है, किसको, थॉमसन को। आगे पढ़ते हैं, क्या है ये, आखिर मॉडल है क्या। मान लिया ये है वाटरमेलन आपका, ये क्या है, वाटरमेलन, आपको दिख रहा होगा ये वाटरमेलन है। इस वाटरमेलन में आपको पता है कि लाल भाग चारों तरफ फैला होता है, लाल कलर का होता है ना वाटरमेलन अंदर से, उसको मान लीजिए धनावेश, उसको क्या माने, धनावेश। ये लाल भाग क्या है,
इस लाल भाग को बच्चों हम कह देते हैं दहनावेश। लाल भाग, ठीक है, ये लाल भाग दहनावेश है आपका, और उसमें बीज धसे हुए हैं। क्या धसे हुए हैं? ये आपका लाल भाग हो गया दहनावेश, और जो बीज हैं तरबूज के वो काम करेंगे इलेक्ट्रॉन का, यानी लाल भाग में ही तो बीज होते हैं तरबूज में, तो वो इलेक्ट्रॉन का काम करेंगे, यानी नेगेटिव चार्ज का। और ये जो सारा लाल भाग है ये सब पॉजिटिव चार्ज है, ये सब क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये सब चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव जो हैं वो काले काले, ये काम किसका करते हैं? ये काम करते हैं आपका किसका? पॉजिटिव चार्ज का, यानी लाल भाग तरबूज का कर रहा है पॉजिटिव चार्ज का काम, और ये बीज जो हैं ये हैं नेगेटिव चार्ज। तो लाल भाग चारों तरफ फैला होता है। लेकिन उसने एक बात बताई कि पॉजिटिव चार्ज का परिमाण और नेगेटिव चार्ज का परिमाण बराबर होता है, न कम न ज़्यादा। संख्यात्मक आपको अमाउंट में ज़्यादा लग रहा है देखने में, जैसे 1 किलो का बाट है और उतनी ही रुई है, उतनी कॉटन है, तो देखने में रुई ज़्यादा लगेगी, लेकिन भार उसका 1 किलोग्राम ही है। तो उसी तरीके से ज़्यादा लग रहा है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हैं। तो इसका मतलब उसने परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट रूप से समझाया। विद्युत उदासीनता को क्या किया? स्पष्ट रूप से अपने सिद्धांत में समझाया। यही इसका एक महत्व था कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, ये बात बताना उसके लिए बेहतर रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ये जो लाइन में पढ़ता हूँ ये बड़े इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे 19वीं सदी में के दूसरे अर्धांश में, यानी 1850 के बाद विभिन्न प्रकार की किरणों की खोज हुई। विलियम रंजन 1845 से 1923 ने सन 1895 में कैथोड किरण नली में उपस्थित पदार्थ से टकराने पर इलेक्ट्रॉन ऐसी किरणें उत्पन्न करते हैं जो कैथोड किरण नली के बाहर रखे प्रतिदीप्ति पदार्थ में प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी किरणें उत्पन्न करते हैं कि प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर सकते हैं। चूंकि रंजन को इन किरणों की प्रकृति का पता नहीं था, अतः उन्हें एक्स किरणों का नाम दे दिया, यानी एक्स बोल दिया ऐसे ही रैंडमली। जैसे कैथोड किरण नलिका है ये, और कैथोड किरण नलिका के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रोड लगे होते हैं दोनों ओर। ठीक है, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। इधर जो प्लेट है वो क्या है? एक तरफ की प्लेट तो आपने कह दी पॉजिटिव, और एक तरफ की कह दी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यहाँ से कुछ रेज, यहाँ कोई पदार्थ रख दिया, बाहरी धातु रख दी, ये बाहरी धातु है, बाहरी धातु। तो यहाँ से जो किरणें निकलेंगी नेगेटिव से, ये बहुत खतरनाक निकलती हैं, और ये क्या, किसी भी बाहर रखी हुई धातु पर भी प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर सकती हैं। किरणें बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं किसी भारी मेटल से तो एक्स रेज निकलती हैं। एक्स रेज नाम दिया था रंजन ने, क्योंकि उसे पता नहीं था इसके गुणों के बारे में। तो क्या देखा गया? ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रॉनों के अधिक घनत्व वाले धातु एनोड लक्ष्य से टकराने के कारण प्रभावी एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। एक्स किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती, इन पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपका विद्युत क्षेत्र हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो। इन किरणों के पदार्थ में अति उच्च भेदन शक्ति यानी पेनिट्रेटिंग पावर होती है, कहीं से भी पार हो जाती हैं। हमारी
जब हड्डियां टूट जाती हैं तो हम भी एक्सरे मशीन में जाते हैं। यही कारण है कि विभिन्न वस्तुओं के आंतरिक अध्ययन में इन किरणों का उपयोग होता है। इन किरणों का तरंगदैर्ध्य बहुत कम होती है, 0.1 नैनोमीटर। ये बात पॉइंट करने वाली है। भेदन क्षमता ज़्यादा होती है, जो तरंगदैर्ध्य है यानी वेवलेंथ है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। और विद्युत चुंबकीय व्यवहार दर्शाती हैं, विद्युत चुंबकीय व्यवहार दर्शाती हैं। हेनरी बैक्यूरेल 1852 से 1908 ने देखा कुछ तत्व विकिरण का उत्सर्जन स्वयं करते हैं। इस परिघटना को रेडियो एक्टिविता कहा गया था। आपसे पूछे कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की, तो आपका पहला नाम आप ले लेंगे हेनरी बैक्यूरेल। उन्होंने कहा कि कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो स्वयं से ही क्या निकालते रहते हैं, विकिरण निकालते रहते हैं, विकिरण निकालते रहते हैं, उनसे स्वयं से ही विकिरण निकलता रहता है। यानी अल्फा बीटा गामा रेज, ये रेज निकलती रहती हैं, अल्फा बीटा गामा रेज। ऐसे पदार्थों को कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ। बात समझ में आ गई? ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं या रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ठीक है, तथा बताया कि ऐसे तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। इस क्षेत्र को, अब देखो आगे क्या हुआ, इस क्षेत्र को मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी, रदरफोर्ड, फ्रेडरिक सोडी ने विकसित किया। फ्रेडरिक सोडी भी थे। इसमें 3 प्रकार की किरणें अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन देखा गया, जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको। रदरफोर्ड ने पाया अल्फा किरणों में 2 इकाई धनात्मक आवेश और 4 इकाई परमाणु द्रव्यमान वाले उच्च ऊर्जा कण होते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर अल्फा कण हीलियम गैस प्रदान करते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर अल्फा कण हीलियम गैस पैदा करते हैं। बीटा किरणें, अब देखो अल्फा कण क्या है। अब हमने अल्फा कण के बारे में पढ़ा कि अल्फा कण के पास 2 इकाई तो धनावेश यानी प्रोटॉन होंगे और 4 इकाई परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। तो ये जो बात निकल के आती है, तो हीलियम के भी पास 2 प्रोटॉन है, 2 धनात्मक आवेश और 4 परमाणु द्रव्यमान है। तो रदरफोर्ड ने घोषित कर दिया कि ये बिल्कुल हीलियम एटम के समान है। कौन? अल्फा कण। कौन समान है? अल्फा कण। अल्फा कणों को हीलियम एटम के समान माना गया। बात समझ में आ गई? तो हीलियम एटम के समान कौन है? अल्फा कण। अब प्रोटॉन किसके समान है? मैंने पहले बता चुका हूं, हाइड्रोजन एटम के समान। फिर आगे की बात है, बीटा किरणें इलेक्ट्रॉनों के समान ऋणात्मक आवेश वाले कण होते हैं। जो बीटा किरणें हैं वो इलेक्ट्रॉनों के समान हैं, यानी बीटा कण को अगर हम बोलें तो वो इलेक्ट्रॉन है, बना बनाया क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। गामा किरणें एक्स किरणों के समान उच्च ऊर्जा विकिरण होती हैं, जिनकी प्रकृति उदासीन होती है और जिनका कोई कण नहीं होता। भेदन क्षमता सबसे कम अल्फा किरणों की। अब देखिए, गामा किरणें एक्स किरणों के समान है, तो सबसे कम जो भेदन क्षमता है, अगर हम भेदन क्षमता देखें, भेदन क्षमता, ठीक है, भेदन क्षमता अल्फा किरणों की सबसे कम, उससे ज़्यादा बीटा और सबसे ज़्यादा गामा। अब कितनी भेदन क्षमता होती है? अगर गामा की 1000 है तो बीटा की कितनी होगी? 100। ठीक है, बीटा की कितनी होगी? 100। तो और इसकी कितनी होगी? इसकी 1 मानिए। अगर इसकी भेदन क्षमता 1 है अल्फा की,
तो बीटा की 100 और गामा की 1000, यानी इतने गुना अधिक है ये भेदन क्षमता है। अल्फ़ा की सबसे कम, दूसरे नंबर पे बीटा, तीसरे पे गामा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपको बिल्कुल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड का मॉडल समझ लेते हैं। रदरफोर्ड और उसके विद्यार्थी कौन थे? हैंस गीकर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने बहुत पतली सोने की पत्ती, एक तो ये बात बिल्कुल नोट डाउन करने वाली है, सोने की पत्ती थी, पर अल्फा कणों की बौछार की। रदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग 2.5 में दिखाया गया है। पढ़ लेते हैं पहले। सोने की पतली पन्नी 100 नैनोमीटर मोटाई की ओर लक्ष्य करके एक रेडियो एक्टिव स्रोत से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों को भेजा गया। इस पतली पन्नी को घेरते हुए वृत्ताकार प्रदीप्तिशील जिंक सल्फाइड से बना स्क्रीन रखा गया। जब कोई अल्फा कण इस स्क्रीन से टकराता है तो प्रकाश की स्फुट क्षण दीप्ति यानी फ्लैश उत्पन्न होती है, जैसे मोबाइल आपका फ्लैश करता है। प्रकीर्णन अनुप्रयोग के परिणाम काफ़ी अनपेक्षित थे। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार पत्ती में उपस्थित सोने के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर एक समान रूप से बटा हुआ होना चाहिए था। अल्फा कणों के ऊर्जा इतनी अधिक होती कि वे द्रव्यमान के ऐसे समान वितरण को भी सीधे पार कर जाएंगे। अल्फा कणों में ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वे द्रव्यमान के ऐसे समान वितरण को भी सीधे पार कर जाएंगे। उन्हें अपेक्षा थी कि पत्ती से टकराने के बाद कणों की गति धीमी हो जाएगी और उनकी दिशा बहुत कम कोण से बदल जाएगी। उन्होंने देखा कि, अब क्या देखा और क्या रदरफोर्ड बता रहे थे, क्या थॉमसन पहले बता चुका था, ये समझ लीजिए। थॉमसन ने तो आपको समझा दिया था कि ये होता है, देखो इसको कहते हैं परमाणु, और इसमें जो ये तरबूज वाला मॉडल मैंने बताया था, तरबूज में जो लाल पार्ट है, जो चारों तरफ आपका लाल भाग है तरबूज के अंदर, ठीक है, ये लाल भाग है, इसको कहते हैं धनावेश। ये आपका धनावेश है, लाल भाग। ये आपका धन आवेश का काम करता है, ठीक है, ये धनावेश है। और इसमें काले कलर के बीज होते हैं। बीज है आपके ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन, यानी धनावेश में ऋणावेश धसा हुआ होता है, लेकिन परिमाण में दोनों बराबर होते हैं, यानी दोनों, अगर धनावेश 5 कूलाम में 5 है तो ऋणावेश भी 5 ही होगा। अब ये मॉडल दिया। अब रदरफोर्ड ने एक पतली पन्नी ले ली गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड क्यों लिया कि गोल्ड की सबसे पतली पन्नी बन सकती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय और सबसे ज़्यादा तन्य होता है। कौन? गोल्ड। तो गोल्ड की पन्नी ले ली और उसे उम्मीद थी कि अल्फ़ा किरणें शक्तिशाली तो हैं, अल्फ़ा किरणें शक्तिशाली हैं, अगर वो इस पॉजिटिव चार्ज से जो चारों तरफ ये लाल भाग फैला हुआ है, अल्फ़ा किरणें टकराएं, अल्फ़ा किरणें क्या करें? टकराएं। अल्फ़ा किरणें तो टकराने से क्या होगा कि ये धीमी पड़ जाएंगी, और ये चारों तरफ जो फोटोग्राफिक प्लेट है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होगा, इनका ये धीमी जाएंगी और कुछ कोण पर इधर उधर मुड़ जाएंगी, कुछ कोण पर इधर उधर मुड़ जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने क्या देखा ये हम पढ़ते हैं। अधिकांश अल्फा किरण सोने की पत्ती से विक्षेपित हुए बिना निकल गए। उसको उम्मीद थी कि विक्षेपित होंगी, लेकिन विक्षेपित नहीं हुई। जैसे ये गोल्ड की पत्ती बीच में रखी हुई है, ये गोल्ड की पत्ती येलो कलर की आप देख रहे हैं, अल्फा किरणें निकल रही हैं, और ये लेड प्लेट है बीच में जो इधर उधर न जाए, सीधा टारगेट को हिट करें।
और ये फोटोग्राफिक प्लेट है जो ZNS की बनी हुई है, ZNS, ठीक है, जो ZNS की बनी हुई है जिंक सल्फाइड की। अब इसमें क्या देखा कि बहुत सारी किरणें विक्षेपित हुए बिना सीधे निकल गईं, तो इसका मतलब कि बीच में कोई भी रुकावट नहीं आई, तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है। बहुत कम अल्फा किरण छोटे कोण से विक्षेपित हुए, बहुत कम छोटे कोण से विक्षेपित हो गए, इधर उधर मुड़ गए। बहुत ही थोड़े कण 20,000 में से एक पीछे की ओर लौटे, अर्थात लगभग 180 अंश के कोण पर विक्षेपण हुआ। इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। जब उसने देखा कि बहुत सारे कण तो निकल गए सीधे, ज़्यादातर कण क्या निकल गए, सीधे निकल गए, और बहुत ही कम कण थोड़े से कोण पर मुड़ गए, और 20,000 में से लगभग एक कण सीधा गया और वो वापस आया, टकराया और वापस आ गया। यानी कितने कोण पर, 180 अंश के कोण पर, यानी लॉट शॉट हो गया, टकराया और वापस, 20,000 में से एक। तो इस प्रयोग के आधार पर उसने क्या निष्कर्ष निकालता है रदरफोर्ड, वो पढ़ते हैं हम। परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। कुछ ही धनावेशित अल्फा कण विक्षेपित होते हैं। यह विक्षेपण अवश्य ही अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। कुछ कण ही प्रतिकर्षित होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, प्रतिकर्षण। एक समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी पीछे की ओर धकेलते हैं। इससे पता चलता है कि थॉमसन के विचार के विपरीत परमाणु के अंदर धनावेश समान रूप से बटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो कुछ ही का मतलब कुछ ही कण वापस लौटते हैं। तो अगर पूरे में होता तो सारे ही कण वापस होते, यानी जब पॉजिटिव, अगर ये धातु भी पॉजिटिव है, ये धातु की पन्नी भी क्या है, पॉजिटिव, चारों ओर पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी अल्फा किरणें भी क्या हैं, पॉजिटिव, ये भी हीलियम एटम होते हैं, ये भी पॉजिटिव हैं। तो क्या होता, पॉजिटिव में क्या होता, प्रतिकर्षण बल होता, ज़्यादातर कण विक्षेपित होते या पीछे वापस लौटते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ ही कणों में थोड़ा देखा गया। ठीक है, फिर आगे, धनावेश बहुत कम आयतन के अंदर संकेंद्रित होना चाहिए जिससे धनावेशित अल्फा कणों का प्रतिकर्षण और विक्षेपण हुआ हो। यानी अब थोड़ा सा विक्षेपण हुआ तो इसका मतलब वो थोड़ी सी जगह में ही उपस्थित है, कोई धनावेश जो भी है वहाँ। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की 10⁻⁻15 मीटर होती है। इतना कम होता है। अगर आप 5 किलोमीटर का एक गोला ले लें, 5 किलोमीटर त्रिज्या का, उसमें एक क्रिकेट बॉल को माने छोटी सी, तो इतना छोटा होता है ये है। और इसमें ये परमाणु है, ये नाभिक है, सॉरी, ये बीच में क्या है, नाभिक। बात क्लियर हो गई। चलते हैं आगे। आकार के इस अंतर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि नाभिक को क्रिकेट की गेंद मान लिया जाए तो परमाणु की त्रिज्या 5 किलोमीटर होगी। आगे ना बात। तो ये कैसे विक्षेपण है, इसको विक्षेपित अल्फा कणों को दिखाया गया है। सीधे सीधे कुछ तो कण, ज़्यादातर कण सीधे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। कुछ कण थोड़े से कोण पर विक्षेपित हो गए थोड़े से कोण पर, ये भी ये है, और सोने की पतली पन्नी से टकरा रहे हैं। अब यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है कि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग का रेखांकन जब सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की जाती तो उसमें से अधिकांश कण प्रभावित हुए बिना पत्ती को पार कर जाते हैं, क्योंकि कुछ कण विक्षेपित हो जाते हैं। तो उपरोक्त प्रेक्षणों और परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। अब क्या नाभिक मॉडल दिया रदरफोर्ड ने,
वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नाभिकीय मॉडल क्या है रदरफोर्ड का। इस मॉडल के अनुसार पहला मॉडल का पॉइंट, इस परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। जहाँ से 180 अंश पर चीज़ें लौटी और जहाँ से डिफ्लेक्शन हुआ है यानी विक्षेपित हुए हैं कण, उसको नाभिक बोल दिया गया रदरफोर्ड द्वारा। तो आपसे पूछिए कि नाभिक की खोज किसने की, तो आपका सीधा सीधा जवाब होगा रदरफोर्ड। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, में तेजी से घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पे घूमते हैं। जैसे अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता है, जिसमें सूर्य नाभिक के समान होता है, ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉनों के समान होते हैं। ये है आपका बीचों बीच, ये सूर्य है। सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह घूम रहे हैं, ये तो आपको पता है। विभिन्न ग्रह किसके चारों ओर घूम रहे हैं, सूर्य के चारों ओर। इस तरीके से घूम रहे हैं विभिन्न ग्रह वृत्ताकार कक्षाओं में, चारों तरफ घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर। तो यही उसने बताया कि जैसे नाभिक बीचों बीच होता है और उसके चारों ओर कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है, वृत्ताकार कक्षाओं में। ये बताना था किसका, ये रदरफोर्ड का बताना था। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर विद्युत बलों के द्वारा बंधे होते हैं। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर विद्युत फोर्स होते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है और नाभिक पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और नाभिक कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कणों से मिल पॉजिटिव है। नाभिक क्या है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव। तो दो चार्ज जो होते हैं उनके बीच में जो बल काम करते हैं, चार्जों के बीच में दो अनचार्ज बॉडी हैं जिनमें कोई आवेश नहीं है, तो उनमें तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। अगर दो चार्ज हैं तो उनके बीच में जो बल होता है उसको कहते हैं स्थिर विद्युत बल। उनके बीच में स्थिर विद्युत बल पाया जाता है दो चार्ज के बीच में। तो ये तीन निकाले उसने कि परमाणु का अधिकांश जो धनावेश है एक छोटी सी जगह में संकेंद्रित होता है, जिसे हम कहते हैं नाभिक। जिसे क्या कहते हैं, नाभिक बोला जाता है। दूसरा उसने निकाला कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पर, वृत्ताकार कक्षाओं में बहुत तेजी से घूमते हैं, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो ये, और तीसरा उसने निकाला कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल काम करते हैं उन्हें स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो ये चीज़ निकल करके सामने आई इस मॉडल से। आगे क्या है, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। ये पॉइंट आया, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। वैसे रदरफोर्ड की कमियां हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पढ़ाने में तो यहीं पे कमियां बता देते हैं, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है बुक को ध्यान से पढ़ना है। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन। नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये अगर नाभिक है, नाभिक के अंदर आपकी दो चीज़ें पाई जाएंगी। एक तो होंगे आपके प्रोटॉन और एक होंगे आपके न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में इसके चारों ओर घूमेंगे। कौन घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन। ये होता है। तो यहाँ जो हम समझ रहे हैं, यहाँ पर हम जो समझ रहे हैं कि जितने भी प्रोटॉन है नाभिक के अंदर, उनको क्या बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं। और अगर कोई उदासीन परमाणु है, यानी जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है, उसको बोलेंगे हम उदासीन। ना तो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव है उतना ही वो नेगेटिव है। तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या कहलाती है, उसको भी परमाणु संख्या नाम देते हैं। यानी असली जो परिभाषा है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु
संख्या कहलाती है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। तो बात सभी को अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। नाभिक का धनावेश, ठीक है, अब ये बातें ये थोड़ी सी हम इनको भी डिस्कस कर लें। नाभिक का धनावेश उसके प्रोटॉनों के कारण होता है, परंतु नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों तथा कुछ उदासीन कणों जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान प्रोटॉनों के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। परमाणु का धनावेश प्रोटॉनों के कारण है और नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। इस उदासीन कण को न्यूट्रॉन कहते हैं। इस उदासीन यानी प्रोटॉन का जो नाभिक का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, जो उसमें उदासीन कण है उसी को प्रोटॉन कहेंगे। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें रहते हैं। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियन कहलाए, तो ये नाभिक में रहते हैं, यानी इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। ये किस में रहते हैं? नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं, तो इनको बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स। जैसे हम इंडिया में रह करके इंडियन कहलाए, तो वैसे ये न्यूक्लियस में रह करके न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियनों की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट लाइन, न्यूक्लियनों की कुल संख्या यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु संख्या। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या एक ही बात है, और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर A बराबर P प्लस N, ये हमारा निकल करके आता है A बराबर P प्लस N। ठीक है, A बराबर P प्लस N हमारा निकल करके आएगा अगर हम, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। A बराबर P प्लस N, यानी ये जो P प्लस N है ना, P प्लस N को ही हम द्रव्यमान संख्या बोलेंगे। इसको ही क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या A से डिनोट करते हैं। ये बातें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। समस्थानिक तत्व एवं संभारिक। समस्थानिक क्या चीज़ है और संभारिक क्या चीज़ है, इसको भी यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं आज के ही लेक्चर में। 40 मिनट का लेक्चर होगा, 40 पे 45 कर लीजिए, किसी दिन 1 घंटे का होगा। ध्यान से समझिए और फीडबैक ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है। इस प्रकार से ही पढ़ाया जाए अच्छा है या फिर कोई और तरीका अपनाया जाए। फीडबैक अपना ज़रूर आप मुझे दें, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप देखिए समस्थानिक आइसोटॉप्स, इंग्लिश में कहते हैं इनको आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या है पहले हम इसको पढ़ लें। और संभारिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स यानी आइसोबार और आइसोटॉप, इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइसोटॉप क्या चीज़ है? किसी भी परमाणु के संगठन को तत्व के प्रतीक X द्वारा दर्शाया जाता है और बाईं ओर एक पूर्व लगन लिखा जाता है सफिक्स में, प्रीफिक्स में, जो परमाणु द्रव्यमान संख्या A होती है। ठीक है, और बाईं ओर अनुलग्न के रूप में, पूर्व लगन या अनुलग्न के रूप में परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या लिखी जाती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये X कोई तत्व है, X कोई तत्व है, तो इसमें जो Z है नीचे की ओर, Z, ये Z दिख रहा होगा आपको, ये परमाणु संख्या नीचे की ओर और ऊपर द्रव्यमान संख्या ऊपर की ओर, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ये नीचे Z है, ऊपर A है, तो ये परमाणु संख्या है, ये A क्या है? द्रव्यमान संख्या, और X क्या है? एक तत्व। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, परंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या के होते हैं, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या के होते हैं। ऐसे तत्वों को कहते हैं संभारिक।
क्या बोलते हैं, समभारिक। तो समभारिक समान द्रव्यमान वाले परंतु भिन्न, लाइन बहुत टेढ़ी हो रही है, ठीक है, चलो कोई नहीं, इस तरीके से नहीं लेते हैं। तो ये समान परमाणु संख्या परंतु भिन्न परमाणु संख्या के परमाणु होते हैं, यानी जिन तत्वों का समभारिक यानी जिनका द्रव्यमान संख्या बराबर हो। आप ऐसे समझें कि जिनकी द्रव्यमान संख्या बराबर है, जैसे इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है, बराबर, इसकी भी 14, नाइट्रोजन कार्बन की इसकी भी 14, और ये क्या है, ये परमाणु संख्या जो है वो भिन्न भिन्न है, तो ये समभारिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये समभारिक कहलाएंगे। समस्थानिक क्या है, समस्थानिक उन्हें कहते हैं, वह परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। आपकी बार परमाणु संख्या समान होगी और लेकिन द्रव्यमान संख्या होगी अलग होगी, भिन्न होगी। समस्थानिकों में अंतर का कारण नाभिक में उपस्थित भिन्न भिन्न न्यूट्रॉनों की संख्या है। उदाहरण के लिए फिर से हाइड्रोजन परमाणु को लें, जिसमें 99.985% हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है और जिसमें प्रोटियम कहते हैं। शेष हाइड्रोजन परमाणु में दो समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम और जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और ट्राइटियम जिसमें एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं। ट्राइटियम पृथ्वी में लेस मात्रा में यानी बहुत कम मात्रा में। समस्थानिकों में कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कार्बन 6 प्रोटॉनों के अलावा 6, 7, 8 न्यूट्रॉन होते हैं। क्लोरीन परमाणु, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब क्या है देखो, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपको समझाते हैं। 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं, तो एक तो ये हो गया आपका, ये है प्रोटियम, ये है 1H1 को क्या बोलेंगे हम, प्रोटियम, 1H1 प्रोटियम हो गया, 1H2 ड्यूटेरियम हो गया और 1H3 हो गया आपका ट्राइटियम। तो हम अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो हम द्रव्यमान संख्या से परमाणु संख्या घटा देते हैं। जैसे हमें ये क्लोरीन को ले लो, सारी चीज़ें छोड़िए, आप किसको ले लें, क्लोरीन को। क्लोरीन में ये जो परमाणु संख्याएं हैं ये तो समान हैं, दोनों में परमाणु संख्याएं समान हैं, परमाणु संख्या क्या है, समान, लेकिन परमाणु द्रव्यमान इसका 35 है, इसका 37 है, ये अलग अलग है। अगर हमें न्यूट्रॉन निकालने हो, किसके निकालने हो, न्यूट्रॉन दोनों के, तो कैसे निकालेंगे। अगर 35 वाले के न्यूट्रॉन निकालें तो 35 में से 17 गए, 35 में से 17 गए तो कितने बचे, 18 न्यूट्रॉन निकल करके आएंगे। और 37 वाले के न्यूट्रॉन निकालने हो तो 17 घटा दोगे तो 20 न्यूट्रॉन आएंगे। उसी तरीके से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं, एक तो 1H1 है जिसे प्रोटियम नाम दिया गया है, 1H2 है जिसे ड्यूटेरियम बोला है, 1H3 है, अपनी किताब अपने साथ रखें, जिसे ट्राइटियम बोला गया है। तीनों में न्यूट्रॉन भिन्न हैं। ये तो प्रोटियम इसलिए कि प्रोटॉन के समान है, ड्यूटेरियम बहुत कम मात्रा में है, यानी 99.9% तो यही है प्रोटियम पहला वाला। ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन है, निकाल लीजिए, और इसमें 2 न्यूट्रॉन हैं और इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। ये 3 समस्थानिक, तीनों की जो परमाणु संख्या है Z, वो तो समान है, देखो समान है ना परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, लेकिन द्रव्यमान संख्या तीनों की भिन्न भिन्न है। ऊपर क्या है, ये द्रव्यमान संख्या, तो ये क्या है, समस्थानिक। तो ऐसे तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, परमाणु संख्या समान होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। और जिनका द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु संख्या भिन्न होती है, उनको हम कहते हैं समभारिक। जैसे देखो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, द्रव्यमान संख्या समान है। तो एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। अच्छे से पढ़िए अपनी किताब को। और अंतिम महत्वपूर्ण बात अब हम पढ़ लेते हैं, क्या है।
समस्थानिकों के विषय में अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है कि परमाणु के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा नियंत्रित होते हैं। सभी के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये बात बेसिक की है, याद कर लो इसे यहीं पे ही, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित होती है। अब नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। कोई भी परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन पाया जाता है। नाभिक में रासायनिक गुणों पर न्यूट्रॉनों की संख्या का प्रभाव बहुत कम होता है, यानी न्यूट्रॉनों से कोई ताल्लुक नहीं है रासायनिक गुणों का, यानी इलेक्ट्रॉनों से नियंत्रित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन किस पर निर्भर करते हैं? प्रोटॉन पर। तो रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या पर ही निर्भर करेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या पर ही क्या करेंगे? निर्भर करेंगे। कौन? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी किस पे निर्भर करेगी? इलेक्ट्रॉन पर। और इलेक्ट्रॉन किस पे निर्भर हैं? प्रोटॉन पर। अतः रासायनिक अभिक्रियाओं में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार दर्शाते हैं, यानी ये बात आगे निकल करके अतः रासायनिक अभिक्रियाओं में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार दर्शाते हैं। अब समस्थानिक क्यों एक सा व्यवहार दर्शाएंगे? अब मान लिया जब ये समस्थानिक है, इसको समस्थानिक ही तो बोला, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। अब सभी में एक एक है, एक एक क्या है? परमाणु की संख्या, यानी परमाणु संख्या एक है। परमाणु की संख्या एक है तो प्रोटॉन समान होंगे, और प्रोटॉन समान है तो इलेक्ट्रॉन समान होंगे। तो सभी का रासायनिक व्यवहार कैसा होगा? एक जैसा, यानी समस्थानिकों का व्यवहार एक जैसा होता है रासायनिक रूप से, क्योंकि रासायनिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती हैं और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? प्रोटॉनों के। क्लियर? अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है 3580 ब्रोमीन, इसको कहते हैं ब्रोमीन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। सीधे आप सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 35 जो लिखा हुआ है, तत्व मैंने बताया इस तरीके से लिखा जाता है। नीचे जो है ये परमाणु संख्या है, यहाँ पर परमाणु संख्या है 35, Z बराबर 35 है ना, तो परमाणु संख्या कितनी? यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? यानी परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, वो कितनी है? 35। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं किसी भी उदासीन में, वो भी कितने होंगे? 35। तो Z बराबर P बराबर E एक फॉर्मूला है, बन गया। न्यूट्रॉनों की बात आई, ये जो ऊपर है 80 क्या है? 80 आपका A है, और A यानी द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। A कितना दिया हुआ है? 80। प्रोटॉन कितने हैं? 35। तो न्यूट्रॉन आप निकालोगे, यानी अगर आप 80 को 35 से निकाल दें, यानी 35 को 80 से निकाल दें, तो आप पहुंच जाएंगे कहाँ तक? आप पहुंच जाएंगे न्यूट्रॉनों की संख्या से। 80 में से 35 गए, कितने बचे बताओ? 45। इतने न्यूट्रॉन आ गए। यानी ये अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो P प्लस N है, और ये क्या है? P। और प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? E के। तो ये बातें निकल के आई। बताइए आपको क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज़ को बताएं, मुझे समझाएं। ठीक है, तो ये प्रश्न था आसान। उदाहरण 2 देखिए। किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 18, 16, 16 है। कोई स्पीसीज है किसी तत्व का, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कितने? 18।
इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन हो गए 18। प्रोटॉन कितने हो गए, 16 दिए हुए हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं, 16 दिए हुए हैं। प्रयुक्त प्रतीक लिखिए, प्रयुक्त प्रतीक लिखिए। अगर प्रोटॉन 16 हैं, जब प्रोटॉन 16 हैं तो इस बात से हमें पता चल रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या वो कितनी है, 16। वही प्रोटॉनों के बराबर क्या होगा, प्रोटॉनों के बराबर क्या होगा, परमाणु संख्या होगी। जितने प्रोटॉन हैं वही तो परमाणु संख्या होगी, और जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे, यानी Z बराबर P बराबर E। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका जो परमाणु संख्या है वो 16 है। परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो P + N कर दें, तो P कितना है, 16, और N कितना है, 16, 32 आ गया। ये 32 निकल करके आ गया। तो ये कोई तत्व है जिसका Z तो है, जिसका Z तो है 16 और A कितना है, 32। A कितना है, 32। ये निकल के आया। ये कोई तत्व है। अभी कौन सा तत्व ऐसा हो सकता है, तो 16 जो एटॉमिक नंबर होता है ये दोस्तों होता है किसका, सल्फर का, और उसका परमाणु भार होता है 32। तो एटॉमिक नंबर से ही हम तत्व पहचान लेंगे कि ये सल्फर है। तो बताइए बात समझ में आई, आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमें एक बात निकल के आती है कि कोई स्पीसीज चाहे कोई भी हो, न्यूट्रॉनों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो द्रव्यमान संख्या A से परमाणु संख्या निकाल देंगे और हमें न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये है सल्फर 2 नेगेटिव, 16 होता है, ये 32, ये सल्फाइड आयन है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो 32 में से 16 घटा दीजिए, 16 आएगी निकल करके, चाहे कोई भी हो। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रभावित होती है, प्रोटॉनों की नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रभावित होती है अगर कोई नेगेटिव आयन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं इसमें तो 16 नहीं होंगे, प्रोटॉन 16 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 16 होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। 2 नेगेटिव चार्ज भी है तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम किसी नेगेटिव चार्ज वाले में हम इलेक्ट्रॉन देखें तो उसकी परमाणु संख्या से 2 ज़्यादा होंगे। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता, Li पॉजिटिव 3 होता है, प्रोटॉन तो 3 हो गए, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग भी 7 हो गया। यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें 3 हो गए, प्रोटॉन 3 है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये 3 है, और ये प्लस जो चिन्ह है इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर प्लस चार्ज है तो एक घटा देंगे, और माइनस चार्ज है तो जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 निकल करके आएंगे। क्लियर। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के क्या क्या दोष रह गए थे, आज की हम बात कर लेते हैं। क्या क्या दोष थे, तो दोषों को हम जब पढ़ेंगे आप इतना काम ध्यान से करिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।